अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर होने वाले सनद इलेक्शन तहरीक इंसाफ के लिए एक गंभीर तनाज़े की सूरत इख्तियार कर गए हैं। इन इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम ने तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदी को मजीद गहरा कर दिया है, जहां बज़ाहिर पार्टी के कारकुनान और बासर रहनुमाओं में शदीद मुज़ाहमत शुरू हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ से तहरीक इंसाफ की क़यादत खैबर पख्तूनख्वा के नाराज उम्मीदवारों को बनाने और नामज़द उम्मीदवारों के हक में दस्तबरदार हो जाने पर राजी कर रही थी, ताहम ये तमाम कोशिशें रायगां चली गई हैं और नाराज रहनुमाओं ने घुटने टेकने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद अब तहरीक इंसाफ ने अपने प्लान बी को एक्टिव किया है, जिसके मुताबिक बगावत करने वाले इन अरकान के खिलाफ कार्रवाई का भी इम्कान है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने नाराज उम्मीदवारों के दस्तबरदार न होने की सूरत में अपोजिशन से मुकाबला करने का फैसला भी कर लिया है, यानी अपोजिशन से मुकाबले की सूरत में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान 6-5 सीटों का मुआहिदा खत्म हो जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जराये का कहना है कि नाराज उम्मीदवारों को इतवार से पहले कागजात नामजदगी वापस लेने की हिदायत की गई है। अगर पीटीआई के नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार ना हुए तो उनके खिलाफ कार्रवाई का इम्कान है। जराये ने बताया है कि पीटीआई के नाराज उम्मीदवारों को राजी करने के लिए 2 मीटिंग्स हुई। नाराज उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार पर मामला पॉलिटिकल कमेटी के हवाले किया गया। इस हवाले से पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पहली मीटिंग में वजीर आला अली अमीन गंडापुर और उम्मीदवारों ने शिरकत की। दूसरी मीटिंग वीडियो कॉल पर हुई, जिसमें नाराज उम्मीदवारों ने शिरकत नहीं की। इसके बाद मामला सियासी कमेटी के सुपुर्द किया गया, जिसने पार्लिमानी पार्टी के फैसले की तौसीक की। उन्होंने कहा कि कमेटी ने बानी पीटीआई के नामजद उम्मीदवारों की 6 नशिस्तें लेने के फैसले और बिला मुकाबला सेनेट इलेक्शन की फैसले की भी तौसीक की। चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि उम्मीद है बाकी सेनेट उम्मीदवार सियासी कमेटी के फैसले का एहतराम करेंगे, जबकि कागजात नामजदगी वापस न लेने पर दोबारा फैसला करेंगे कि उम्मीदवारों से मुताल्लिक क्या करना है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता शब तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने पार्लिमानी कमेटी और सियासी कमेटी के पुराने नामों की तौसीक की थी। फैसले के मुताबिक इमरान खान की तरफ से सेनेट के इलेक्शन के उम्मीदवारों के जो नाम फाइनल किए गए थे, पार्लिमानी कमेटी और सियासी कमेटी ने उन्हीं नामों की तौसीक की है। सियासी कमेटी के इलाविया के मुताबिक पीटीआई की जनरल नशिस्त पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा खान अफरीदी, पीर नूरुल हक कादरी, जबकि औरतों की नशिस्त पर रुबीना नाज और टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आजम सवाती उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा सानिया निश्तर की खाली होने वाली नशिस्त पर मशाल यूसुफ जई उम्मीदवार होंगी। सियासी कमेटी ने कहा कि इरफान सलीम की पार्टी की खिदमात का एतराफ बानी चेयरमैन की फहरिस्त नहीं बदल सकता। सियासी कमेटी में मशाल यूसुफ जई पर भी एतराजात उठाए गए, लेकिन बानी चेयरमैन के चुनाव की वजह से उन्हें उम्मीदवार तस्लीम कर लिया गया। गो के गुज़िश्ता शब सियासी कमेटी ने यह दावा भी किया था कि इरफान सलीम समेत सेनेट के नाराज उम्मीदवारों ने कागजात वापस लेने का भी फैसला किया है। ताहम यह दावा फिलहाल तो गलत साबित हो रहा है, क्योंकि नाराज रहनुमा अपने मौके पर बजिद है, जिनके बकौल वो आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। इस मुतालिक आज पीटीआई के नाराज उम्मीदवारों का इजलास हुआ, जिसके बाद इरफान सलीम, सैयद इरशाद हुसैन, खुरम ज़ीशान, आयशा बानो, वकास और अगज़ई की क़यादत के सामने डट गए। उन्होंने सियासी कमेटी के फैसले को तस्लीम करने से इनकार करते हुए सेनेट इलेक्शन के लिए जमा कराए गए कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार कर दिया है। नाराज उम्मीदवारों एडवोकेट खुरम ज़ीशान, इरफान सलीम और आयशा बानो ने अपने अपने वीडियो पैगामात में सेनेट की उम्मीदवारी से दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया और वाज़ेह किया है कि वो मुज़ाहमत करेंगे। वाज़ेह रहे कि नाराज रहनुमाओं की इस मुज़ाहमत की बड़ी वजह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से सूबे की अपोजिशन से किया जाने वाला वो मानी खेज मुआहिदा है, जिसकी वजह से पीटीआई को दिलचस्प तौर पर 7 के बजाय अब 6 सीटें मिलेंगी और इसी मुआहिदे से मुताल्लिक पीटीआई में तकसीम पाई जा रही है। दूसरी जानिब पीटीआई के इन नाराज उम्मीदवारों की बगावत को देखते हुए अपोजिशन कैंप भी मुतहरिक हुआ है और पीटीआई से होने वाले मुआहिदे को बरकरार रखने के लिए नई हिकमत अमली सामने लाई जा रही है। इस मुताल्लिक पीपल्स पार्टी की तरफ से सेनेट के लिए नामजद उम्मीदवार तलहा महमूद का मौक़िफ़ सामने आया है, जिनके बकौल पीटीआई के नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार नहीं हुए तो हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। तलहा महमूद के मुताबिक इस मुतालिक अपोजिशन और केपी हुकूमत का इजलास हुआ है, जिसमें अली अमीन गंडापुर समेत पीटीआई के दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की और इस इजलास में मिलकर इंतखाबात लड़ने का फैसला किया गया है। जहां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सेनेट इलेक्शन से मुतालिक अपने ही रहनुमाओं की जानिब से बगावत का सामना है, वहां कानूनी महाज पर भी उनको एक और चैलेंज दरपेश आने लगा है, जब आज एक इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है, जिसकी टाइमिंग को और भी ज्यादा अहम समझा जा रहा है। आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने शराब और असलहा बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और उनको एन उसी दिन गिरफ्तार करके पेश करने का कहा गया है, जब खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शंस का इनेकाद होने जा रहा है। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती की जानिब से जारी किए गए वारंट्स में अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके 21 जुलाई को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन ने 2 सफ़ात का तहरीरी ऑर्डर जारी करते हुए अली अमीन गंडापुर को अदालत पेश होने का आखिरी मौका दिया है। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के पेश होकर 342 का बयान रिकॉर्ड न कराने की सूरत में फैसला सुनाने का भी इंदिया दिया है। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक अगर
21 जुलाई को 342 का बयान ना दिया गया तो मजीद मौका नहीं दिया जाएगा। हुक्मनामे में कहा गया है कि 8 साल से केस जेर इल्तवा है। मई 2024 से प्रोसिक्यूशन गवाहों के बयान रिकॉर्ड करा चुकी है। अली अमीन गंडापुर जानबूझकर 342 का बयान रिकॉर्ड नहीं करा रहे। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इस अदालत को अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी करने से नहीं रोक सकता। अदालती हुक्म के मुताबिक अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट जारी किए जाते हैं। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर की श्योरिटी को भी नोटिस जारी किया गया है, जबकि SHO को अमल दरामद का हुक्म भी दिया गया है। साथ ही अदालत ने अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी है। इस तमाम सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू करके प्राइम में ज्वाइन किया है इरफान सलीम साहब ने, जो कि कैंडिडेट हैं सेनेट के इंतखाबात में। पाकिस्तान तहरीक के साथ ने तो कह दिया कि विड्रॉ करें, लेकिन वो विड्रॉ नहीं कर रहे। और हम आगे चलकर अली मोहम्मद खान साहब से भी मौक़िफ़ लेंगे, पार्टी का भी। बहुत शुक्रिया इरफान सलीम साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि क्या वजह है कि जब पार्टी की सियासी कमेटी ने भी कह दिया है, खान साहब ने भी कह दिया है कि आप लोग विड्रॉ कर जाएं और बिला मुकाबला ही सेनेट के उम्मीदवार जो है वो मुंतखब हो, तो फिर आपने स्टैंड जो है वो किस वजह से लिया है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस पॉलिटिकल कमेटी की आप बात कर रहे हैं वो हमारा हाईएस्ट फोरम है, उनकी कदर करते हैं। लेकिन एक दिन पहले उसी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में 13 में से 11 लोगों ने ये डिसाइड किया कि पार्टी जो है वो इलेक्शन करेगी, और इलेक्शन के जरिए हमारी तादाद सबसे ज्यादा है, तकरीबन 92 लोग हैं, और हम आराम से अगर 9 नहीं तो 7-8 सीटें हम निकाल सकते हैं। तो इस वजह से एक तो वो वाली हो गई। कल की जो पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई है उसको प्रॉपर मनूवरिंग करके जो है वो जो डिसीजन लिया गया है वो भी अक्सरियती फैसला नहीं है, वो भी 2-3 वोट्स का फर्क है उसमें। तीसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि आप इलेक्शन में क्यों जा रहे हैं या आप टिकट्स के ऊपर क्या है, देखें इस वक्त ना हमें किसी सीट की जरूरत है, ना हम ये सेनेट की सीट जो है वो हम मांग रहे हैं पार्टी से। कोई चीज हम नहीं मांग रहे। हम सिर्फ इस वक्त ये स्टांस है हमारा कि इमरान खान पिछले 700 दिनों से इस वक्त जेल के अंदर है, उनकी खातून खाना जेल के अंदर है। हमारे जो शाह महमूद कुरैशी साहब, सेनेटर इजाज चौधरी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, ये सब लोग जो है वो जेलों के अंदर बैठे हुए। इमरान खान के भांजे को जो है वो मिलिट्री की कैद में 10 साल उनको जो है वो सजा। ये तो सब ठीक है, लेकिन ये कल जो परसों आप सेनेट के इलेक्शन में फिर भी जाना चाह रहे हैं पार्टी के फैसले के बरखिलाफ, तो उस एक्सरसाइज का आपको क्या फायदा होगा? मकसद क्या है इसका? देखें, ये जानना चाह रहे हैं। हम जो एस्टेब्लिशमेंट के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के हक में जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। मुराद सईद कौन है? इसके अलावा जो फैसल जावेद है वो कौन है? पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे, पार्टी के कैंडिडेट्स के ऊपर बात नहीं कर रहे। जो 5 सीटें एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को दी जा रही है हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम लेकर आए, जो इस वक्त मुल्क में जितना भी इस वक्त जुल्म, ज्यादती और जो नफरत है, ये इन्होंने इनकी वजह से जो है इस मुल्क में ये निजाम इस वक्त गंदा हो चुका है। हम उनके खिलाफ खड़े हैं। उनके साथ इमरान खान बैठना नहीं चाहता, उनके साथ इमरान खान बातचीत नहीं करना चाहता, क्योंकि लेकिन ये मंजूरी तो इमरान खान नहीं दी है ना, ये मंजूरी तो इमरान खान नहीं दी है ना इरफान साहब, के आप चले जाएं इस एक यानी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप ये इलेक्शन का बिला मुकाबला कर लें। नहीं जी, इमरान खान ने कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शंस नहीं दी कि आप जो है वो अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वो आप इलेक्शन करें। और इमरान खान कैसे ये कह सकता है कि आप एस्टेब्लिशमेंट के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को जो है वो लेकर आए सेनेट में, ताकि तो फिर ये जो पार्टी के जो खान साहब के नामजद करता लोग हैं, बैरिस्टर सैफ साहब हैं, बैरिस्टर गौहर साहब हैं, क्या वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं? मुझे अपनी जी आप करें बात करने दें। कैसे जो है वो कल को ये सेनेट में जब पहुंचेंगे 2/3 अक्सरियत PDM पार्ट 2 को मिलेगी, वो लोग जो है 27वीं आईनी तरमीम लेकर आएंगे और इस मुल्क में सबसे इससे बड़ा जुल्म करेंगे। फाटा के मर्जर को जो है वो डीमर्ज करेंगे। फाटा का जो मर्जर हुआ था खैबर पख्तूनख्वा में उसको वापस करेंगे। जो लेकिन आपकी पार्टी का ये फैसला है, ये फैसला तो आपकी पार्टी का है कि हमने इस तरह से जाना है, और पार्टी को शायद ये भी लग रहा है, और पार्टी को शायद ये भी, आप मेरा सवाल तो सुन लें, मेरा सवाल तो सुन लें इरफान साहब। पार्टी को तो ये भी खदशा था कि अगर हम इंतखाबात में जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं करते 6-5 की, तो शायद एक सीट मजीद जो है वो जो तहरीक इंसाफ की है वो अपोजिशन विन कर दे वहां पे पैसे के बलबूते पे या जोर जबरदस्ती से। फिर तो बात ठीक है जी, हम हार जाएं इससे पहले। देखें ना, इमरान खान ने 2 असम्बलियों को क्यों जो है वो वक्त से पहले खत्म किया।
उसूल की बुनियाद पर खत्म किया कि हम इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं ना। जब आप हमें ये पता है कि हमारी जो है मॉरल ग्राउंड्स फिर हमारे पास नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमारे लोग जो है वो बिके हुए। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी पार्टी ये कह रही है कि हम एमपीएस जो है वो, ये तो फिर सीधा सीधा इल्जाम है अपने एमपीएस के ऊपर कि वो लोग बिके हुए हैं। लेकिन ये इरफान कहना सलीम चाह साहब, रहे हैं ये लोग। मेरे पास तो खबर है, मेरे पास तो बड़ी मुसद्दिका खबर है आपकी पार्टी के जराए से ही मुझे जो मालूम हुआ है कि 23 एमपीएस, मैं खबर ये दोबारा दोहरा रहा हूं, ये फिगर के 23 एमपीएस के वाले से मेरे पास खबर है, जो मैं नाज़रीन को भी दे रहा हूं, आपको भी दे रहा हूं, कि 23 एमपीएस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो पहले से ही कॉम्प्रोमाइज हैं। उन्होंने इलेक्शन से पहले ही कोई बयान हल्फी साइन किया हुआ है कि जब वक्त आएगा तो वो पार्टी के खिलाफ वोट देने पर तैयार होंगे। तो उन 23 एमपीएस की वजह से यह फैसला किया गया है गड्ढापुर साहब की जानिब से। उनके भी ये इल्म है सारा मामला। उन्होंने ये फैसला किया कि कहीं ये मामला जो है ये उनको पता मुराद है, सईद की सीट कहीं लूज ना हो जाए, कहीं फैसल जावेद की सीट लूज ना हो जाए, इसलिए उन्होंने ये कॉम्प्रोमाइज किया है। देखे ना, अगर जब उनको पता है कि 23 एमपीएस हमारे जो है वो बिके हुए हैं या लूज हैं या उन्होंने ये बयान हल्फी कहीं पर दिया हुआ है, तो उनके नाम लेकर सामने लेकर आ जाए, उनके नाम सामने लेकर आ जाए। और मुराद सईद की क्या बात करते हैं? मुराद सईद के लिए तो पार्टी में यहाँ पे एमपीएस में बड़े तगड़े, और सबको पता है कि बड़े जो है वो नजरियाती, ना बिकने वाले ना झुकने वाले एमपीएस बीच में है। उनका मजबूत से मजबूत पैनल बनाए। आप देखें कि मुराद सईद कैसे नहीं जीतता। ये मुराद सईद को बीच में लाकर या फैसल जावेद को बीच में लाकर जो है ना, ये बात का रुख जो है वो दूसरी तरफ मोड़ना चाहते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को सपोर्ट करने दी जा रही है, देखे ना, हम उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। अब तो ये भी कह दिया है आज तला महमूद साहब ने कि अगर ये लोग आ जाते हैं इंतखाबात में तो हम फिर हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इलेक्शन लड़ लेंगे, तो इससे नुकसान तो कोई नहीं होगा और आपको भी जरा फायदा तो कोई नहीं होना इसमें। देखे ना, हमारा तो स्टांस क्लियर हो जाएगा। हम तो यही चाह रहे हैं, ये गठजोड़ जो एस्टेब्लिशमेंट का है हम उसको एक्सपोज करना चाह रहे हैं। अगर उन्होंने ये कहा है तो ये तो साबित हो गया कि हम जो स्टांस लिया हुआ है, हम जो बात कर रहे हैं वो ठीक है, वो अच्छा, ठीक है। हम तो दूसरा मुझे इरफान साहब ये बता दें कि कितने एमपीएस का, चले आप जीतते हैं या नहीं जीतते, आपको पार्टी के अंदर कितने एमपीएस आपके मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि परसों शायद आपको वोट भी दे दें आपको? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि हम ना वोट चाह रहे हैं, ना हम जो है वो ये चाह रहे हैं कि हमें सीट मिले। हम कहते हैं कि ठीक है, ये एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हिमायत याफ्ता लोग हैं, इनको ना जिताएं। आपने जो अलम बगावत बुलंद किया है, पार्टी के एमपीएस कितने सपोर्ट कर रहे हैं इस आपके स्टैंड को? 25 से 30 एमपीएस ने मेरे साथ खुद राब्ता किया है। 25 से 30 एमपीएस ने मेरे साथ खुद राब्ता किया। ये तो सीट निकल सकती है। ये तो 21 पे जो है वो 20.71 पे जनरल सीट एक निकलती है। ये तो आपकी सीट निकल सकती है अगर वोटिंग होती है तो आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला ऐसे ही होगा। सही है, यानी आप सरप्राइज देने को तैयार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? जी बिल्कुल, सिर्फ जनरल सीट तहरीक इंसाफ को नहीं, एस्टेब्लिशमेंट को जो इमरान खान की पॉलिसी है। फिलहाल तो आपने जो बगावत का ऐलान किया वो तहरीक इंसाफ के फैसले के खिलाफ किया है, गड्ढापुर साहब के, बैरिस्टर गौहर साहब के? नहीं जी, देखें, किसी फर्द वाहिद के फैसले के खिलाफ होगा, लेकिन तहरीक इंसाफ की पॉलिसी के खिलाफ नहीं है। हम तहरीक इंसाफ की पॉलिसी के साथ हैं। इमरान खान का जो स्टेटमेंट नजरिया है, जिसकी खातिर वो पिछले 700 दिन से जेल के अंदर बैठा हुआ है, उसके खातून खाना जेल के अंदर, ये तमाम लोग इतनी मजालिम हमने से हैं, हम उस पॉलिसी और उस नजरिए की खातिर खड़े हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान सलीम साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे और मौक़िफ़ लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि क्या वजह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदरूनी जो मसाइल थे उनसे क्यों नहीं निकल सकी, और अब तो एक दिन मजीद रह गया है सेनेट के इंतखाबात में। आपके पार्टी के वो लोग जिन्हें पहले नॉमिनेट किया गया था वो तो डट के हैं कि हर सूरत में वो इंतखाबात में जाएंगे। पार्टी ने जो अंडरस्टैंडिंग की अपोजिशन के साथ जो 6-5 पे, उसे भी वो नहीं मान रहे। फिर जिन कैंडिडेट्स का इंतखाब किया गया उसे भी वो नहीं मान रहे। ये तो एक नई जो है वो उसमें मकमसे में तरीके साथ पड़ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। बहुत शुक्रिया समर अब्बास साहब। सियासत ज़ाती मफाद के लिए नहीं, एक बहुत बड़े मकसद के लिए की जाती है, और उसके लिए आपको बहुत से तल्ख घूंट भी जो है वो पीने पड़ते हैं। आज की जो ये चीज़ें मैं देखता हूँ तो मैं 2018 मुझे याद आता है कि मेरे टिकट का पता नहीं क्यों किसी वजह से मसला बन गया। हालांकि जिस शख्स का मेरा टिकट जिसको दिया जा रहा था वो नैबज़दा थे, मुस्लिम लीग नून के एक मेंबर रहे थे और नैबज़दा सज़ा याफ्ता थे। लेकिन जब मेरी टिकट का इशू हुआ, इसी तरह एक प्रोग्राम में शहीद अरशद शरीफ साहब के साथ मैं बैठा हुआ था और उन्होंने मेरे से सवाल किया कि आप क्या करोगे। मैंने कहा कि अगर पार्टी टिकट नहीं देगी
मैं पार्टी का फ़ैसला कबूल करूँगा। और उस ज़माने में मुराद सईद साहब, असद उमर साहब, शहरियार खान अफरीदी, जो मुझे नज़रियाती लगते थे और आज भी लगते हैं, मैं उनकी कंपेन करूँगा। और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस, जो मेरी वकालत, मेरी फील्ड है, और पार्टी के लिए मीडिया पे जो मेरा किरदार है, मुल्क में जहाँ खान साहब भेजेंगे मैं जाऊँगा। ये मेरा फ़ैसला था। फिर खान साहब ने मेहरबानी फरमाई, वो टिकट मुझे मिल गया। लेकिन और मुझे ये भी याद है कि सबसे पहले मुबारकबाद मुझे अरशद शरीफ शहीद ने दी थी कि मुबारक हो, आपका टिकट हो गया। उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो मैं आज अपने साथियों, दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी पे मुश्किल वक्त है। इस वक्त एक फ़ैसला इसलिए किया गया है कि हमारे जो मेंबरान हैं उनको न सिर्फ ख़रीदने की कोशिश की जाएगी, बल्कि उनको प्रेशराइज भी किया जा सकता है, जिस तरह हमारे मरकज़ में 26वीं आइनी तरमीम में हमारे मेंबरान के साथ किया गया। इसलिए पार्टी ने यह फ़ैसला किया है कि अनअपोज्ड की तरफ जाया जाए, ताकि हमारे मेंबरान की खरीदो फरोख्त का या किसी भी मेंबर की खरीदो फरोख्त का भी सिलसिला रुके, और तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जो खतरा इससे दरपेश हो सकता है, इस खदशे की बेसिस पे किया गया है अंडरस्टैंडिंग का, या इतलात थी आपके पास कि आपके बंदे जो हैं वो बिक जाएंगे? नहीं, किसी भी सूरत में हम अपने लोगों को रिस्क पे डालना नहीं चाहते, क्योंकि जो लोग हमारे मेंबरान, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सनट मेंबरान 26वीं आइनी तरमीम के बाद, 9 मई के बाद, जेलों के बाद नहीं टूटे, नहीं बिके, वो अब क्यों बिकेंगे? लेकिन हम खतरा मोल क्यों लें ऐसे माहौल में, जब हमारी जो सूबाई हुकूमत है वो हमारे सियासी मुखालिफिन, मैं दुश्मन का लफ्ज़ अब भी यूज़ नहीं कर रहा। आपको तो फिर अपने एमपीएस पे एतमाद नहीं है, आंख उनको नहीं भाता, एमपीएस पर ही एतमाद नहीं है, तो फिर गंडापुर साहब की जो वजारत आला की इमारत है वो तो फिर बड़ी कमजोर बेसिस के ऊपर खड़ी है। नहीं, एमपीएस की एतमाद की समर साफ बात नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा बदकिस्मती से ये एक तारीख रही है कि जब भी सेनेट का इलेक्शन होता है, मंडियाँ लगती हैं और तिजोरियों के मुंह खोल दिए जाते हैं। तो जब इमरान खान साहब ने ये इख्तियार बकौल अलीमा आपा के लीडरशिप को दे दिया कि मोडालिटीज़ के लिए ये खुद फैसला करें कि उन्हें कैसे इलेक्शन करना है, तो ये पॉलिटिकल कमेटी और पार्लियामेंट्री पार्टी खैबर पख्तूनख्वा की और वज़ीर आला और पार्टी का चेयरमैन और पार्टी का जनरल सेक्रेटरी और पार्टी के तमाम ओहदेदार टॉप के जो बैठे हैं, वो इमरान खान ही के नामजद करना है। अगर पार्टी ने फैसला किया है कि अपने आप को रिस्क में ना डाला जाए, अपनी हुकूमत को रिस्क में ना डाला जाए, ये बिला मुकाबला वाला जो करें कि खान साहब का फैसला था ही नहीं, इरफान सलीम साहब के बकौल। देखें, वो तो हमारा भाई है, मेरी तो ख्वाहिश है, वर्कर है, उसने कुर्बानियाँ दी हैं, पुराना वर्कर है खान साहब का, कि उसको मौका मिले या मिलता या अब भी कोई गुंजाइश निकलती। लेकिन जो बात है वो पार्टी की मफाद की होगी, वो शख्सियात से फिर बालातर हो जाती है। पार्टी को इख्तियार दिया इमरान खान साहब ने कि वो इलेक्शन किस तरह करते हैं, उनका फैसला है। इलेक्शन में कैंडिडेट कौन होंगे वो इमरान खान का फैसला है। तो आज भी जो लिस्ट आई है, मैं तो किसी लिस्ट का ना प्रीवी हूँ, मेरी बात सुन लीजिए ना थोड़ा सा। जी जी, मैं ना तो कोई लिस्ट मेरे हाथ से गई है, ना मेरे हाथ से आई है, ना मैं सेनेट इलेक्शन में कैंडिडेट्स में कोई इंटरफेरेंस करता हूं कि इसको डालो उसको निकालो। एक बात पे मैं खड़ा हूं, जो इमरान खान साहब का फैसला हो उसको मनवान तस्लीम किया जाए। लेकिन आपने पार्टी के मफाद की बात की, पार्टी का मफाद तो क्या इसमें नहीं था कि आपके साथ सेनेटर मुंतखब हो जाते 6 के बजाय? भाईजान मेरी बात सुन लें। जी जी हुजूर मेरी बात सुन लें, मुझे बात करने दें। आपने बुलाया, मैं खुद से नहीं आया। जी जी भाईजान, ये जो इलेक्शन अभी हो रहा है ये पोस्टपोन शुदा इलेक्शन है। ओरिजिनल इलेक्शन 2024 में अप्रैल में, मेरे ख्याल में मार्च अप्रैल में होने लगा था। उसकी लिस्ट उस जमाने में जब मेरे जैसे पॉलिटिकल वर्कर और वकील और हम सब जा रहे थे, इमरान खान साहब ने लिस्ट मुरतब की थी, उनकी इजाजत से बनी थी, जिसमें मुराद सईद नंबर 1 पे थे, फैसल जावेद साहब थे, उसमें हमारे ये इरफान भाई भी थे, उस ही लिस्ट में मिर्जा अफरीदी साहब का भी नाम था। सारा कुछ इमरान खान की इजाजत से उस वक्त बना था। ये जो अभी लिस्ट बैरिस्टर सैफ साहब लेके आए हैं, उसमें कोई ऐसा नया नाम हमारी जमात ने ना डाला है ना निकाला है, उसी लिस्ट को रिपीट किया गया है। हो सकता है एक शख्स ऊपर या नीचे हुआ हो, लेकिन इमरान खान साहब की दी हुई लिस्ट को चेंज करने का कोई सोच भी नहीं सकता। ये जो बैरिस्टर सैफ साहब लिस्ट लेके आए हैं, हमें बताया गया है कि वही लिस्ट है जो इमरान खान साहब ने अप्रूव की है। और कल पीर का दिन है, मंगल आने वाला है, खान साहब से फिर भी कोई पूछ सकता है। अगर कोई शख्स दरोग गोई करेगा, क्या वो अपनी सियासत खत्म करेगा? कोई सोच भी नहीं सकता कि इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर एक नाम डाले या निकाले। इस वक्त पार्टी को इत्तेफाक की जरूरत है। बहरहाल ये सेनेट की सीटों के मामले पर ही पहले ही पार्टी के अंदर बड़ी रिफ्ट आई थी। बरवत साहब को भी इसी मामले पे जो है वो कॉर्नर किया गया था। अब भी इसी मामले पे जो है वो इख्तलाफात आ रहे हैं। आपने पार्टी के मफाद की बात की थी। पार्टी का मफाद तो फिर ये था अली मोहम्मद खान साहब कि आपके 6 के बजाय आपके 7 सेनेटर्स मुंतखब होते।
देखिए, पार्टी का फैसला तो मीडिया पर्सन्स या वीलॉगर्स या यूट्यूबर्स या मुल्क से बाहर बैठे कुछ लोग कोई नहीं करेंगे ना। पार्टी का फैसला तो इमरान खान करेंगे और उनकी इजाज़त से तरीक़ेकार का फैसला पार्टी की लीडरशिप करेगी। जो लोग फेस कर रहे हैं, वज़ीर आला अली अमीन खान, ऑब्वियसली हमने फैसला तो नहीं करना, हमने तो आपसे सवाल करना है, हमने तो आपसे सवाल करना है। सवाल सिर्फ हम नहीं उठा रहे, आपकी पार्टी के अंदर से भी लोग उठा रहे हैं पार्टी की फैसला साजी के ऊपर। ज़ाहिर ये इरफान सलीम उसका है, जवाब आप सुन लिया कीजिए ना, आप थोड़ा सा। जी आप भाईजान, हमारी जमात है, हमारे लोग हैं, हम उसका फैसला कर लेंगे, हम अपने मेंबरान को कायल कर लेंगे, वो हमारे भाई हैं। उनके पास जब हमारी लीडरशिप जाएगी, वो इमरान खान के लिए और पार्टी के लिए, पार्टी के वसीतर मफाद वो तो जारी है, कभी भी जाती मफाद की तरफ नहीं जाएंगे। ये वर्कर हैं, ये इमरान खान साहब के डाई हार्ड वर्कर हैं। ये कोई ऐसे लोग नहीं है जो किसी वो तो ये कह रहे हैं अली मुनहाद साहब, वो तो कह रहे हैं कि खान साहब के नजरिए के खिलाफ है ये अंडरस्टैंडिंग सारी, वो कह रहे हैं जो आपने की है अपोजिशन के साथ केपी के अंदर। नहीं, मैं इससे नहीं एग्री करता, क्योंकि कल की जो पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई है और परसों रात भी हुई, उसमें ये चीज़ बड़ी थ्रेडबेयर डिस्कस हुई और इस बात का फैसला किया गया कि मंडियों को नहीं लगने देना, पैसों की तिजारत नहीं होने देनी, लोगों की ज़मीरों के सौदे नहीं होने देने। और आज सुबह मैंने इस पर ट्वीट की है कि अगर ये अनअपोज्ड इलेक्शन बिला मुकाबला होता है तो सबसे बड़ा हार्ट अटैक, सबसे बड़ा दिली सदमा उन ज़मीरों के सौदागरों को होगा जिन्होंने मंडी के लिए अपनी तिजोरियों के मुंह खोल दिए हैं। ये आपके लिए भी कोई नई बात नहीं है। हमेशा यहाँ जिन लोगों ने पैसा लगाना था वो तो वैसे ही इस बार नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। जिन पोटेंशियली जिन लोगों ने पैसा लगाना था वो तो वैसे ही आपकी अंडरस्टैंडिंग से मुंतखब हो रहे हैं अपोजिशन की तरफ से। दूसरा ये बताएं कि ये इरफान सलीम साहब तो ये दावा कर रहे हैं अली मुनहाद साहब के कुछ नहीं, इसमें एक मिनट समर साहब, आपने कमेंट किया, इसका जवाब लेते जाएं। आपने कमेंट किया है, आपने कमेंट किया है, इसका जवाब लेते जाएं। एक मिनट, आपने कमेंट किया, इसका जवाब लेते जाएं। मैं यहां आपकी बात अप्रूव करने तो नहीं बैठा। देखें, ये जो लिस्ट इमरान खान साहब की तरफ से आई है, मेरा कोई पैदाइशी भाई नहीं है, तो उनमें से तो कोई मेरा कोई चचे का बेटा नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट इमरान खान और मेरी जमात है। ये जो लिस्ट आई है, ये पूछ ले की से, क्या ये 2024 की लिस्ट में ये नाम नहीं थे? ये जितने भी लोग हैं, मुराद सईद पे तो सवाल ही नहीं है, फैसल जावेद खान पे तो सवाल ही नहीं है। बात आ गई मिर्जा अफरीदी साहब की। मिर्जा अफरीदी साहब के साथ ना मेरा कोई बिजनेस का ताल्लुक है, ना मेरा कभी इकट्ठे उनके साथ कभी एक जगह जाके कहीं सैर किया, चाय पिया, कोई ऐसी चीज नहीं है। सब लोग गए, मैं भी गया हूं। लेकिन एक बात खुदा लगती बात करनी चाहिए कि जो 2024 की लिस्ट थी उसमें भी इन साहब का नाम था। मैं तो अपोजिशन की बात कर रहा हूं। नाम 5 पे था, इरफान सलीम साहब का था। मुझे एक बात बताए कोई, अगर ये शख्स गलत है तो इमरान खान साहब की पहली लिस्ट में नाम क्यों था? मैं तो ना इमरान खान हूं, ना मैं लिस्ट ले जाता हूं, ना लिस्ट ले आता हूं। अच्छा, जो अली मुनहाद साहब जो नाम अप्रूव किए हैं, आपने वोटों की वो सिलेक्ट होके वो मुंतखब होके सेनेट में चले जाएं। आपने तहरीक इंसाफ के वोटों की खरीद फरोख्त के खर्चे का आपने इजहार किया, तो वो तो वोट तो अपोजिशन के लोगों ने खरीदने थे ना। तो वहां जिन लोगों ने वोट पोटेंशियली खरीदने थे, जिन लोगों ने वोट पोटेंशियली खरीदे थे, वो तो ऑलरेडी सेनेटर बन रहे हैं आपकी सपोर्ट से। समर साहब, सिर्फ तहरीक इंसाफ की नहीं, देखिए सुन लिया करें ना, तहरीक इंसाफ के तो 90 के करीब हमारे मेंबर हैं, 50 अपोजिशन के भी हैं। जब मंडी लगती है फिर दांत सबके गिने जाते हैं, इसलिए मंडी ना लगने दें। हम ये कह रहे हैं मंडी नहीं लगनी चाहिए। अच्छा, मेरी जो इतला है वो आप क्यों समझते हैं? रीसेंट हिस्ट्री तो रीसेंट पास्ट तो ये बता रहा है इस तरह के वाकयात ज्यादा तरीके साहब के कैंप में हुए। मुझे के सौदे मुझे लोग इम्तिहान से निकले खड़े हैं, ये अपोजिशन की खैर मनाए जो मुफ्त आपको एतमाद करना चाहिए, गनीमत में आए बैठे हैं। ये बताएं अली मुनहाद साहब, ये जो रिजर्व सीट पे आए बैठे हैं, इनकी गारंटी कौन देगा? मेरी इतला ये है, सीटों पे आए बैठे हैं, मेरी खबर तो आए बैठे हैं। सही है, मेरी खबर तो यह अली मुनहाद साहब के 23 एमपीएस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो पहले से कोई बयान अल्फी वगैरह का उनका मामला है, वो साइन कर चुके हुए हैं। तो उनके खतरे या खदशे की वजह से ये गंडापुर साहब ने फैसला किया कि यार बिला मुकाबला ही कर लेते हैं, ये ना हो कि मुराद सईद या जावेद वाली सीट पे जो है वो कहीं डेंट पड़े। मेरी इतला ये है तहरीक इंसाफ के इंतहाई बावसूख जराए से, आपको पता है मेरे तहरीक इंसाफ के अंदर जराए बड़े स्ट्रांग है, आपको इस बात का पता है। सर मैं कम से कम आपके जराए में से नहीं हूं, लेकिन मेरी बात सुन लें। ये स्पेकुलेशंस होती हैं, एक कान ने सुनी दूसरे को सुनाई, ये और बातें हैं। मैं तो फैक्ट्स वाला आदमी हूं, मैं तो जो मैदान में बात है उस पर बात करता हूं। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान की तारीख में सेनेट के इलेक्शन में हमेशा जमीरों की सौदागरी होती है। इस बार फैसला किया गया है कि मंडी नहीं लगने देंगे, कोशिश करेंगे कि अनअपोज्ड हो, ताकि जो लोग पैसे की तिजोरियां लेके आए हैं वो हराम का माल वापस लेके चले जाएं।
और उसमें ज़्यादा सवाल तो इसीलिए उठ रहा है ना कि आपकी 7 सीटें बन सकती थी, आपने 7 से 6 पे आप आए हुकूमत होते हुए, तो उस वजह से ज़्यादा ये सवाल उठ रहा है। और ये लोग भी जो आपके नाराज पार्टी के, वो यही सवाल उठा रहे हैं कि जब हमारी देखिए 7 सीटें बनती थी, हमने 6 पे जाके इत्तेफाक किया। सीटों से ज्यादा अहम बात यह है कि हमारा एक भी वोट ना टूटे। हमारी सूबाई हुकूमत इस वक्त हमारे मुखालिफिन की नजरों में जो कांटा बन के खटक रही है, वो इमरान खान की तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को गिराना चाहते हैं। इन हालात में एमपीएस की मंडी नहीं लगने देंगे। बहुत शुक्रिया अली मुल्हान साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्राइम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो तजिया शामिल करेंगे मुनीर फारूक साहब का, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जन्म लेने वाली बगावत सेनेट के इंतखाबात पर किस तरह से असरअंदाज होगी? तहरीक इंसाफ की नशिस्तें क्या कम हो सकती है मजीद अगर तहरीक इंसाफ के नाराज लोग जिन्हें नॉमिनेट किया गया था पहले, बाद में उनकी नॉमिनेशन वापस ली गई, अब वो डट के हैं कि उन्होंने नॉमिनेशन वापस नहीं लेनी। इससे क्या तहरीक इंसाफ की एक सीट मजीद जो है वो कम हो सकती है? और दूसरा, जो तहरीक इंसाफ ने अपनी तहरीक लॉन्च करनी है, जिसे 5 अगस्त तक पीक तक पहुंचाना था, उस तहरीक पर तहरीक इंसाफ के अपने कैंप के अंदर जो खलिफशार है, इसके कितने असरात मुरतब होंगे, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में सीनियर साहब तजकार मुनीर फारूक साहब। बहुत शुक्रिया मुनीर फारूक साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक चलाने जा रही है, उस तहरीक से पहले तहरीक इंसाफ के अपने अंदर एक तहरीक जो है वो इस वक्त चल रही है टिकटों की तकसीम के मामले पर, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन के साथ एक एडजस्टमेंट की है सदर के इंतखाबात के अंदर, उसमें भी तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने तो कल ऐलान कर दिया था कि अब हमारे तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो विड्रॉ हो जाएं 6 लोगों के अलावा, लेकिन वो तो अब डट गए। वो कह रहे नहीं, हम तो इलेक्शन लड़ेंगे और एक्सपोज करेंगे सारे माफिया को। तो ये लड़ाई में नुकसान तो फिर सिर्फ तहरीक इंसाफ का, या हुकूमत तो अगर ये जाते हैं इलेक्शन के अंदर तो शायद मजीद एक और सीट तहरीक इंसाफ लूज कर जाए। देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब से पावर पॉलिटिक्स में एक्टिवली आए, मेरे ख्याल में अपने बदतरीन दौर से तहरीक इंसाफ गुजर रही है। अगर देखा जाए पॉपुलैरिटी, खान साहब की मकबूलियत, वोटर सपोर्टर की अहमियत, वो अपनी जगह। लेकिन एक बात तो जाहिर है कि अब आपने देखा होगा 3 के तो वीडियो बयान आ चुके हैं, आयशा बानो साहिबा के, इरफान सलीम साहब के और खुर्रम ज़ीशान साहब के। अब ये तमाम जो लोग हैं, इन्होंने तो ऑब्वियसली, जिस तरह आपने भी कहा कि ये तो डिफाइंड हो गए हैं ना, इन्होंने ये तो पीछे नहीं हट रहे। इशू ये है समर, मुझे लगता है कि इमरान खान साहब खुद इस वक्त जेल में मौजूद हैं, लेकिन वो खुद भी बहुत सी मसलहतों के शिकार हैं। मतलब एक जो बुनियादी चीज अगर आपको भी याद हो और मुझे भी याद हो कि जब 9 में हुआ और उसके बाद जब लोग डिजर्शन हुई, लोगों ने पार्टी छोड़ी, तो खान साहब का बयान था कि जिन लोगों ने पार्टी को खैराबाद किया मुश्किल वक्त में, उनको कभी हम मुंह नहीं लगाएंगे। तो उस बेसिस पे आप देखिए, जिस तरह मिर्जा अफरीदी साहब को, मैं मुहावरतन लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, पता नहीं किसी को बुरा ना लग जाए, कि सेनेट का मतलब उन्हें बाकायदा एक ऐसे जैसे कोई प्राइज चीज, जैसे दूल्हा बना के पेश किया जाता है ना, उनको ऐसे वो हार डालने के लिए सारे लोग खैबर पख्तूनख्वा से कहाँ से आए लाहौर, तो वो किस चक्कर में आए? ये तो बुनियादी उस उसूल के खिलाफ था जो खान साहब ने कहा कि अगर वो फवाद चौधरी साहब फिर मेरे हाल में ठीक ही पीट रहे हैं कि भाई अगर मेरे पास 50 करोड़ होता तो मैं भी बन जाता MNA या सेनेटर। तो मसला ये है कि फिर इसकी ये मसलहत का शिकार खान साहब क्यों है? दूसरा, वो जो खातून है मशाल यूसुफजई साहिबा, उनका क्लेम टू फेम क्या है प्रैक्टिकली? आप भी खैबर पख्तूनख्वा या तहरीक इंसाफ के ओवरऑल बहुत से दोस्तों से बात करते हैं, जब उनसे बात होती है तो वो भी बगलें झांकते हैं कि अच्छा जी, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है पार्टी के लिए। वो तो लोग जानते हैं कि पार्टी के लिए कंट्रीब्यूशन, पार्टी के लिए मुश्किल वक्त में तो और लोगों ने बहुत कुछ सहा है, तो इन शख्सियात का क्या कंट्रीब्यूशन है? बट मुझे लगता है कि एक इन फाइटिंग तहरीक इंसाफ को नुकसान दे रही है। नंबर 2 ये है कि बसद एहतराम खान साहब की अपनी भी जो मसलहतें हैं, वो भी उन्हें मसाइल का शिकार कर रही हैं। वो अपनी जगह मजबूर हैं क्योंकि वो जेल में हैं, उनको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ही कई दफा नहीं मिलती। और बाहर जो लोग हैं, आपको पता ही है, उनकी अपनी ग्रुप बंदियां हैं और उनके मसाइल है। मतलब असद कैसर साहब इज सो रिलक्टेंट टू टॉक अबाउट थिंग्स कि वो कहते हैं कि जी, या आप मीडिया पर आए ना, और अगर आए हैं तो फिर जब आपसे सवाल पूछा जाए तो आप दुरुस्त जवाब फरमाइए या एलैबोरेट कीजिए। फिर आप कहते हैं नहीं, मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे बताऊंगा कि क्या है और क्या नहीं है। तो फिर क्या रिजल्ट निकलता है? ऐसे ही दूसरा, मुनीर फारूक साहब, जो मेरी खबर के मुताबिक तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs हैं जो अब इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिए गए हैं, उनमें से 23 ऐसे अरकान हैं कि जिन्होंने इलेक्शन से पहले कोई बयान हल्फी जो है वो उन्होंने लिखा था कि जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो तहरीक इंसाफ के जो है वो
खिलाफ चले जाएंगे, तो उस वक्त तो जो है अब यही जो 23 MPs हैं उनका बड़ा डर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर कि ये लोग कहीं मुराद सईद को हरवा ना दें कहीं। तो मेरी इत्तला तो यह है कि जनाब ये उन 23 MPs का डर था पार्टी के अंदर, जिसकी वजह से जो है इन्होंने समझौता किया। हालांकि तहरीक इंसाफ की 7 नशिस्तें बनती थी, अगर वो कॉन्टेस्ट करते 7 सीटें जीत सकते थे, लेकिन अपने ऐसे की एक सीट भी उन्होंने हुकूमत में होते हुए उठा के अपोजिशन को दे दी और 6-5 पे आ गए। देखिए, इमरान खान साहब will bend over backward to have मुराद सईद साहब elected as the senator. वो हल्फ ना उठा सकें, वो हमारे पास प्रेसिडेंट हैं, डार साहब के साथ भी हुआ था, इसाक डार साहब, if you can recall. बट मुझे लगता है कि खान साहब इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, इस निज़ाम को एक डिफाइंस शो करने के लिए कि भाई जो मेरे साथ था, बेशक वो मफरूर है, बेशक वो दूर है, बेशक वो तमाम मुझे आपने रगड़ा दिया, लेकिन देखें मैं अपने वोट की ताकत से उस बंदे को सेनेट के अंदर ले आया हूँ, और जब हालात बदलेंगे तो वो हल्फ भी ले लेंगे और वो सेनेटर भी बतौर आ जाएंगे। तो खान साहब वुड डेफिनेटली वांट कि हम मुराद सईद साहब को सेनेट के अंदर लाएं। हाँ, बट अब जो काउंटर है वो मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। देखिए, गंडापुर साहब के साथ भी ना कुछ मुझे लगता है कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी अपनाई जाती है बहुत से करम फरमाओं की जानिब से। वो खान साहब अनाउंस करते हैं थ्रू हिज पार्टी मेंबर्स के लिए बजट मुझसे पहले बात की जाएगी तो फिर शायद पेश होगा, यहाँ पेश क्या, यहाँ तो पास हो जाता है और वो पता ही नहीं चलता। इसी तरह गंडापुर साहब को एक फेयर क्रिएट होता है कि जी मेरे खिलाफ फाइनेंशियल इमरजेंसी और पता नहीं क्या लग जाएगा तो इसलिए मैंने बजट पास करा दिया। मतलब बच्चों वाला खेल तो नहीं है ना, ऐसा ही है। लेकिन इसी तरह ये भी है कि ये जो सारा हिस्टीरिया क्रिएट किया हुआ है, इसमें शायद गंडापुर साहब, देखिए वो बहुत लॉयल होंगे खान साहब के, लेकिन सीट हर एक को प्यारी होती है। समर साहब वो वजीर आला है, और एक उनको जब आपको आदत पड़ जाए ना, आप 12 घंटे के लिए भी अगर वजीर आला रहे तो बंदे को पता लग जाता है कि व्हाट डज इट मीन। और ज़ाहिर मुनीर फारूक साहब, ये जो अगर पार्टी में डिफेक्शंस होती हैं अगर सेनेट के इंतखाबात के अंदर, तो फिर तो रास्ता खुल जाता आदम एतमाद का। गंडापुर साहब के खिलाफ आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है। बिल्कुल, और मैं आपको बताऊं कि ये मुझे लगता है कि गंडापुर साहब ये शायद इससे वैसे ही तहरीक इंसाफ के दोस्त बहुत बरम होते हैं बहुत सी बातों के ऊपर, लेकिन मैं निहायत एहतराम से अर्ज करूंगा कि शायद इस चक्कर में मुराद सईद साहब या कोई कैजुअलिटी बन जाए। ये जो 23 लोगों की आपने बात की है, ये वो एक फिल्म थी जिसका कोई एक टाइटल सॉन्ग था कि सब गोलमाल है। तो ये ना यहाँ गोलमाल ही है। यकीन माने आपको खुद समझ नहीं आता कि आप एक बंदे से मिलते हैं, वो खुद सर्टन नहीं होता कि हाँ जी ये हमारा काम बिल्कुल ठीक हो गया है। तहरीक इंसाफ के बहुत से दोस्तों से जब गुफ्तगू होती है तो कई दफा वो भी, मैंने कहा ना, जैसे बगलें झांक रहे होते हैं, और वो भी, उन्हें भी नेट रिजल्ट का नहीं पता होता कि क्या होगा। ये जो 23 लोगों का आपने कहा है, हो सकता है कि ये मुराद सईद साहब को धकेलने के लिए पीछे इस्तेमाल हो। तो ज़ाहिरा ये 23 जो है, आज नहीं तो कल अगर गंडापुर साहब के खिलाफ अगर जरूरत पड़ती है अदम एतमाद के मौके पर, तो फिर तो ये बंदे फिर इस्तेमाल हो सकते हैं। तो गंडापुर साहब ने जिस फियर से ये कॉम्प्रोमाइज़ किया है सेनेट की एक सीट के ऊपर, तो वो तो तलवार उनके सर पर फिर लटकती रहेगी, जिससे बचने के लिए उन्होंने ये कॉम्प्रोमाइज़ किया है। देखिए, जब आप ये चीज़ एक दफ़ा शुरू हो जाए ना जी, कि फियर फैक्टर और जो कैरेट एंड स्टिक है, आप हमारे साथ अच्छे हैं तो हम आपके साथ अच्छा सलूक करेंगे, अगर आप हमारे साथ कुछ छेड़खानी करेंगे तो फिर हम आपको आपके गिर्द घेरा तंग करेंगे। अभी देखिए ना कि घेरा तो तंग हो रहा है एज वी स्पीक। 2 मुकदमात के को ट्रायल शायल 9 मई वाले, मुझे नहीं पता कि वो कानूनी तौर पर वारंट का निकला हुआ है। बिल्कुल वो अलहदा कंक्लूड हुए पड़े हैं ऑलमोस्ट, और GHQ वाला केस ऑलरेडी चल रहा है। गंडापुर साहब के वारंट का, ऑल्दो वो वारंट सस्पेंड हो जाते हैं या वापस ले लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें कहा गया 342 का बयान आके रिकॉर्ड करवाएं। तामील भी इंटरेस्टिंगली जो है वो उसी दिन करने को कहा गया, 21 को, जिस दिन जो है सेनेट के इंतखाबात है। तो वो फिर आपको पता ही है, कभी की दिन बड़े कभी की रातें। मैं तो अक्सर देख रहा होता हूँ कि ये जो अभी रिसेंटली बहुत सारी चीजें हो रही हैं, ये घूम फिर के इसका मजा तो सबने चखना होता है। आज की हुकूमत माजी में चख चुकी है, आज तहरीक इंसाफ चख रही है। Who knows, sometime down the line, और दोबारा शायद टेबल्स टर्न हो तो दोबारा यही लोग चखें। तो मुनीर फारूक साहब ये बताएं कि ये जो तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर एक शदीद किस्म की हम देख रहे हैं ग्रुपबंदी, हाँ वो पंजाब के अंदर आप देखें जो सलमान अकरम राजा साहब और आलिया हमजा के दरमियान एक बड़ी वाज़ेह रिफ्ट दिखाई दी पिछले हफ्ते में, पिछले 3-4 रोज़ के अंदर। और इधर आप देखें तो जो दूसरी साइड है KP के अंदर, यहाँ भी सेनेट के टिकटों के ऊपर जो एक शदीद लड़ाई सामने आई है। तो ये तहरीक कैसे चलाएंगे? ये तहरीक तो इन्होंने अब तकरीबन जहाँ से आगे 2 हफ्तों बाद ये तहरीक अपनी पीक पर लेकर जानी है, वो कैसे जाएगी पीक के ऊपर ये तहरीक?
समर अब्बास साहब, आप भी बहुत से लोगों से राब्ते में रहते हैं और इस्लामाबाद में भी, आपको कोई तहरीक का सिरा नजर आ रहा है इस वक्त कहीं? बिल्कुल भी नहीं। कोई 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 ऐसा मतलब माहौल बनता हुआ मैं दिखाई नहीं दे रहा। सही है, बिल्कुल कोई हाँ, नुक्ता मैं अरूज तो दूर की मतलब बात है, नुक्ता आगाज कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जिसे हम नुक्ता नहीं आगाज दे समझते रहा। थे, वो आपने बताया, ये आपने जिक्र कर भी या दिया कि वो तो मिर्जा अफरीदी साहब के फार्म हाउस पर गए थे। उन्होंने एक दावत रखी हुई थी कि उन्हें नॉमिनेट किया गया है सेनेट के टिकट के लिए, उनका उनका नाम आया तो उन्होंने एक शुक्रिया अदा करने के लिए वहां पे उन्होंने खाना रखा हुआ था, तो सारे पीटीआई के पार्लियामेंटेरियन या वहां पे गए हुए थे। तो वो मतलब उनको ऐसे जैसे कोई बर्थडे का प्रेजेंट देने गए हुए थे, ऐसे सारे ऐसे तैयार होकर गए थे, और वो यकीनी तौर पर बड़े काबिल एहतराम शख्सियत होंगे। लेकिन मसला ये है कि कहीं कोई आपको नजर तो नहीं आ रहा ना, आपको तो जो डिफाइंड लोग हैं जिनकी जो वो नजर आ रहे हैं, जिनमें तीन शख्सियात तो आ गई है ना, तीनों या उम्मीदवार थे। उन्होंने कहा जी हम पार्टी के, हम सियासत पर लानत भेजते हैं लेकिन हम डिफाइंड करेंगे। और बाय द वे ये हार्ड लाइनर्स हैं तमाम सारे, ये सारे वो हैं जो हार्ड लाइनर्स हैं। और ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि हम डिफाइंस शो करें टू द एस्टेब्लिशमेंट, टू द गवर्नमेंट एंड टू द एंटायर सिस्टम। लेकिन मुनीर फारूक साहब, ये भी एक लेकिन फैक्ट है, ये भी एक फैक्ट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तंजीम है, वो जो ग्रास रूट लेवल की तंजीम है, वो इन लोगों को सपोर्ट कर रही है, इंटरेस्टिंगली। एग्जैक्टली क्योंकि देखिए, जहन में रखिए, इमरान खान साहब को जो बयानिया है और जो उनका बयानिया लोगों तक कैसे पहुंचता है जी, वो ट्विटर के जरिए, एक्स के जरिए, ट्वीट्स के जरिए, फेसबुक पोस्ट के जरिए, वो तो ये डिफाइंस का है। वो तो या ये है कि हमने लड़ना है और रेजिस्टेंस दिखानी है। आज भी ये मैं सुन रहा था, जो खुरम जीशान साहब है, इनके स्टेटमेंट को, या इरफान सलीम साहब को, या ये आयशा बानो साहिबा को, ये लोग तो डिफाइंड है ना जी, ये डिफाइंस शो कर रहे हैं। इमरान खान का ये नजरिया है। तो अब या तो फिर ये बताएं कि इनका नजरिया ये है, या खान साहब, या तो फिर खान साहब इनके इनके ऊपर हाथ रखते कि नहीं जी बिल्कुल इन्होंने बनना है और मैं इन लोगों को दूंगा। फिर मिर्जा अफरीदी साहब को ना होता, या मिशाल यूसुफ सही जी। साहबा या कुछ और लोग जो थे उनको ना होता। सो बहुत माजरत के साथ यहाँ तो मुझे खान साहब की अपनी भी मसलहतें नजर आ रही हैं। तो फिर इन इन मसलहतों में घिरी हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है कोई इफेक्टिव तहरीक नहीं चला सकती। फिर खान साहब जो है वो तवील अरसे के लिए उनकी जो है वो जेल के अंदर ही उनका रहना जो है वो दिखाई दे रहा है, और तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात हैं वो कम होने के बजाय मजीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि उनके मसाइल भी बहुत ज्यादा है खान साहब के, बहसियत एक सियासी पार्टी के सरबराह के। और देखिए, मैं बार बार, मेरे ख्याल में मुतअद्दिद दफा समर साहब आपके प्रोग्राम में भी अर्ज कर चुका हूँ, सियासत में लेवरेज बहुत जरूरी होती है। जी हाँ। मियां नवाज शरीफ के पास लेवरेज थी। उस वक्त के आर्मी चीफ को उनसे एक एक नॉड चाहिए था, एक्सटेंशन करवानी थी। उनको पता था कि मुझे मियां नवाज शरीफ की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ। एक फैक्टर ये था। नंबर दो फैक्टर ये था कि उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट विद इन अ ईयर, अगर आपको याद हो, तो तहरीक इंसाफ से तंग आ चुकी थी। ऐसा ही है, और डिफरेंसेस आ गए वो थे। ये उन्होंने डिफरेंसेस आ गए थे। वो खुलेआम जर्नलिस्टों को बुला के कहा जाता था यार ये बड़े नालायक हैं, ये बड़े नालायक हैं, ये बड़े, मैं तो आई कैन नेम जो ऑनरेबल उस जी वक्त हाँ। लोग थे, वो कहा जाता था कि ये बड़े नालायक हैं, आप इनकी जो ऐसी तैसी फेरनी है फेरें, हम तक डर्ट नहीं आनी चाहिए। आई एम जस्ट सेइंग इट वेरी क्लियरली। सो वो लेवरेज थी मियां नवाज शरीफ के पास बहसियत सियासतदान। वो बाहर गए, फिर पीडीएम बनी, चले, उसमें बहुत से प्रॉब्लम्स भी हुए, लेकिन उस लेवल का मामला नहीं था। यहाँ तो ताज्जुब ये होता है, हम रोज यही सोचते हैं कि यार वो कौन सा मोमेंट होगा जब हमें पता लगेगा बहसियत साहबी कि यहाँ पॉलिसी तब्दील हो गई है, जी हाँ। या खान साहब के लिए कोई दोबारा से रास्ता खुल रहा है। वो पिछले 3 साल से तो नहीं खुला। तो इस सारी लड़ाई में चले कोई तहरीक चलती हुई तो दिखाई दे नहीं रही, तहरीक के साथ की मुश्किलात कम होती दिखाई दे नहीं रही। इससे हट के एक जो अहम मामला है इस वक्त मुल्क की सियासत में, हम देख रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब फिर से जो है वो ट्रैक्शन गेन कर रहे हैं। वो हुकूमत की भी आंख का तारा है, वो अपोजिशन की भी आंख का तारा बने हुए हैं। आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ की जो मूवमेंट है उसका ऐसा तो वो कतई नहीं बनने जा रहे, लेकिन किस तरफ आपको उनकी सियासत जाती हुई दिखाई दे रही है? वो खुद भी एक मुजामत की बात कर रहे हैं कि मैं मुजामत भी करूंगा, इस हुकूमत की अपोजिशन भी करूंगा, केपी के अंदर भी अपोजिशन करूंगा। तो उनको आप कहाँ पे देख रहे हैं फिट आता हुआ सियासत के अंदर? देखिए, मौलाना साहब बहुत ही तजर्बाकार हैं, जीरक सियासतदान हैं। उनकी गिले हुकूमत से तो है ही हैं, इन दोनों जमातों से, उनके गिले एस्टेब्लिशमेंट से भी है। वो तो एस्टेब्लिशमेंट के दोस्तों को खुद कहते हैं कि भाई आपने बाकियों को भी मुसल्लत किया और गंडापुर साहब को भी आपने मुसल्लत किया। तो वो तो बहुत से गिले करते हैं, और वो अभी भी आगे भी गिले करेंगे। और मौलाना साहब बहुत दुरुस्त फैसले लेना जानते हैं। देखिए, वो फिलहाल तो वो जरूर आजकल तो वो फाटा के ऊपर एक स्टैंड लेके खड़े हैं या कि फाटा की या जो मर्जर था केपी के अंदर वो वापस किया जाए फैसला, और वो कह रहे हैं स्पेशल स्टेटस दे दिया जाए, एक और तरमीम की जाए। इस पर उन्होंने पूरी एक तहरीक जो है वो
कायम कर रहे हैं, वो बिल्ड कर रहे हैं। हो सकता है मौलाना साहब उसमें कामयाब भी हो जाएं, लेकिन मैंने जैसे अर्ज किया ना, सिर्फ मौलाना साहब के कहने पे नहीं होगा। मौलाना साहब का क्लेम ये है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट या मुल्क का जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है वो भी ये समझता है कि ये तरमीम दुरुस्त नहीं थी या ये इंतजाम दुरुस्त नहीं था, इसको रिवर्स किया जाए। मेरे उस पर चंद सवालात अपनी जगह अभी भी मौजूद हैं, लेकिन मौलाना साहब दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त सियासी फैसले कर लेते हैं। वो एक खास हद से ज्यादा आगे भी नहीं जाते, और वो मौलाना साहब के अंदर एक खुसूसियत ये है कि वो रास्ते बंद नहीं करते, ना अपने लिए ना उन लोगों से जो उनसे मिलना चाहते हैं। इसीलिए तो देखिए ना, जब मर्जी होती है गेट क्रैश करके वज़ीर आज़म आ जाते हैं फूलों का गुलदस्ता लिए हुए। मोहसिन नकवी साहब का जब दिल करता है वो मौलाना साहब से मिलते हैं, मौलाना साहब हर एक को वेलकम करते हैं और गुफ्तगू करते हैं, चाय पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। तो मौलाना साहब तो आपको पता है रास्ता हर जगह वो निकाल लेते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के लिए भी मौलाना साहब ने रास्ता तो निकाला था ना जी। और अगर कोई ये कहे कि 26वीं आईनी तरमीम जमहूरियत के हलाली उसूलों के मुताबिक पास हुई थी, तो मैं यही कहूंगा कि चलें, बस क्या कहा जा सकता है। सही। चलिए, बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने तज़िया मुलाज़ा किया सीनियर साफ़ी तज़्येकार मुनीफ फारूक साहब का। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे भारत के मुंह पर आज एक जोरदार तमाचा फिर से रसीद हुआ है। भारत चूँकि इनकारी रहा पहले तो 5 त्यारे गिरने के हवाले से, और अब अमरीकी सदर किसी और ने नहीं बल्कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है, इतराफ़ कर लिया है, पाकिस्तानी मौक़िफ़ को मान लिया है कि भारत के 5 त्यारे गिराए गए। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी करवाई थी भारत के कहने पर, भारत की दरख्वास्त पर, जिसे भारत आज तक डिनाई करता रहा है। तो लगता है कि अब अमेरिका ने भी भारत की जानिब से बार बार जो डिनाइल की एक पॉलिटिक्स थी, एक जो उनकी स्ट्रेटजी थी, उसके ऊपर एक सख्त स्टैंड ले लिया है। ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। दिफाई महाज पर शिकस्त, सिफारती महाज पर सुबकी, अंदरूनी सियासत में हजीमत, और अब अमेरिका जैसे बड़े मुल्क की जानिब से भी भारतीय नाकामी के ऐलान ने मोदी सरकार की रही सही साख को भी मिट्टी में मिला दिया है। इंडिया और मोदी हुकूमत अमेरिकी सदर की जानिब से हालिया पाक भारत जंग रुकवाने और भारत की जानिब से सीज फायर की दरखास्त किए जाने के एक के बाद एक बयान से छुटकारा हासिल नहीं कर पाई थी कि आज ट्रंप सरकार ने मोदी सरकार पर नया वार कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 5 तैयारे गिराए जाने के बयान ने इंडिया की दिफाई नाकामी पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी है, और अब यह बयान इंडिया के लिए एक नए बहरान की सूरत में सामने आ गया है। गुज़िश्ता शब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन कानून साजों से गुफ्तगू में यह वाज़ेह किया है कि पाक भारत जंग में 5 तैयारे गिराए गए थे। गो कि अमेरिकी सदर ने अपनी गुफ्तगू में किसी मखसूस मुल्क का नाम तो नहीं लिया जिसको अपने तैयारों की तबाही सहनी पड़ी थी, लेकिन भारत समेत दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जो इस हकीकत से वाकिफ नहीं कि जो तैयारे गिराए गए थे वो पाकिस्तान के नहीं बल्कि भारत के ही थे। इसके बावजूद भी भारतीय हुकूमत की हरदर्मी बरकरार है कि वो इसका इकरार ना करे कि उनके तैयारे गिराए गए थे, लेकिन भारतीय अफवाज बारहा इसको तस्लीम कर चुकी है कि उनके तैयारे गिराए गए थे। चाहे भारतीय फिजाइया के एयर मार्शल AK भारती हो, भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान हो, या इंडोनेशिया में भारत के दिफाई अताशी कैप्टन शिव कुमार, सबके सब ये मान चुके हैं कि भारतीय फिजाइया के जहाजों को गिराया गया था। दूसरी जानिब भारतीय अपोजिशन जमातें भी नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी का नाम दे चुकी हैं, और आज भी अमेरिकी सदर के मौक़िफ़ के बाद भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने एक्स पर जारी बयान में नरेंद्र मोदी से यह पूछा है कि वो बताएं कि 5 तैयारों की सच्चाई क्या है, अवाम जानना चाहती है। भारतीय अफवाज, अवाम और अपोजिशन के अलावा भारतीय दिफाई तज्जियाकार हो या आलमी तज्जियाकार, सभी बार बार ये इसरार और तस्लीम कर रहे हैं कि इस जंग में भारतीय तैयारों की तबाही हुई थी। तहम बतौर रियासत भारत बजिद है कि वो अपने 5 तैयारों की तबाही को तस्लीम ना करे। दूसरी जानिब पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो एक कदम और भी आगे का है कि भारत के 5 नहीं 6 तैयारे गिराए गए थे। I'll pick up from where I left day before yesterday. PAF versus IF. 6 nil. आज मैं कौम को ये बता सकता हूँ बिला खौफ तरदीद के 5 जहाज नहीं, इन शाहीनों ने 6 जहाज दुश्मन के मारे। और अब जब 5 तैयारों के गिराए जाने की तस्दीक हो गई है तो वो वक्त भी दूर नहीं कि इंडिया के 6 तैयारे गिराए जाने के पाकिस्तानी मौक़िफ़ को भी मान लिया जाएगा। भारतीय तैयारे गिराए जाने से मुतालिक अमेरिकी सदर के इस बयान की टाइमिंग इसलिए भी इंतहाई अहम है क्योंकि गुज़िश्ता रोज ही बरतानिया के मोतबर जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने भी एक सनसनीखेज रिपोर्ट शाया की थी जिसमें भारतीय फिजाइया की इबरतनाक नाकामी और मोदी सरकार की पर्दापोशी को बेनकाब किया गया था। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मार्का हक के दौरान
पाकिस्तान के हाथों जदीद तैयारे गंवाकर भारत को आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने मार्के हक में भारतीय फिजाइया के जदीद तैयारे गिराकर दुश्मन की ताकत का गरूर खाक में मिला दिया। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक भारत के कम से कम 5 तैयारे तबाह हुए, जिनमें महंगे राफेल भी शामिल थे। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि भारतीय राफेल तैयारे स्पेक्ट्रा वॉर सिस्टम होने के बावजूद पाकिस्तानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहे, जबकि इन तैयारों पर ना मेट्योर मिसाइल नस्ब थे और ना ही जदीद सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम मौजूद था। भारत में राफेल तैयारे की नाकामी पर फौजी हलकों की जानिब से डसॉल्ट कंपनी पर तनकीद की जा रही है और कंपनी पर सॉफ्टवेयर शेयर न करने का इल्जाम आयद किया गया है। द इकोनॉमिस्ट ने इंकशाफ किया है कि चीन ने पाकिस्तान को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ साथ रियल टाइम टारगेटिंग डाटा भी फराहम किया। बरतानवी जरीदे के मुताबिक मोदी सरकार की नाकामी के बाद भारत में आइंदा 114 तैयारे खरीदने की डील पर भी सवालात उठने लगे हैं, जबकि भारतीय अपोजिशन का इल्जाम है कि मोदी सरकार इस नाकामी को छुपाने के लिए पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने से कासिर है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रियासत पंजाब के इलाके बठिंडा में भारतीय तैयारे का मलबा गिरा, मगर मुतासरा खानदान आज भी मुआवजे का मुंतजिर है। एक तरफ भारत जंग में हुई हार की हकीकत बताने से इनकारी है और अवाम को अंधेरे में रखने पर बजिद है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान ने एक बार फिर ऑपरेशन बुनियाद मरसूस और मार्का हक में शानदार कामयाबी को न सिर्फ अवाम बल्कि पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। इस मुतालिक आज ISPR ने एक तफसीली डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है, जिसमें मार्का हक के तमाम वाकयात को तरतीब के साथ बयान किया गया है। डॉक्यूमेंट्री में यह भी वाज़ेह किया गया है कि भारतीय शहरी खुद भी पहलगाम वाक़े को फास्ट फ्लैग ऑपरेशन कह रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर सख्त सवालात उठा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री में यह सवाल भी उठाया गया है कि भारत अब तक दुनिया को कोई भी सबूत क्यों नहीं दे सका। एक तरफ पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत का अमली नमूना दुनिया ने जंग के मैदान में देखा, वहां आज एक और बड़ी कामयाबी मिली जब पाक फिजाइया ने रॉयल इंटरनेशनल ए टैटू शो में आलमी एजाज जीत लिए। मार्का हक में भारतीय फिजाइया को सबक सिखाने वाले पाक फिजाइया के JF-17C ब्लॉक 3 तैयारे ने रॉयल इंटरनेशनल ए टैटू शो 2025 में आला एजाज हासिल किया है। रॉयल इंटरनेशनल ए टैटू शो में पाक फिजाइया के C-130 ने भी पहली पोजीशन हासिल की है। आलमी शोहरत याफ्ता ए टैटू शो बरतानिया में मुनक्किद हुआ, जहां JF-17C ब्लॉक 3 को स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफी से नवाजा गया। ये अवार्ड तैयारों की शानदार परवाज और तकनीकी महारत के एतराफ में दिए गए। JF-17 थंडर ने पाकिस्तान से बरतानिया तक नॉन स्टॉप एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के जरिए सफर किया। आज की शो में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।